और आज का हमारा मुद्दा है सोशलिस्टों का नारा है पिछड़े पावे 100 में 60। जी हाँ, चुनाव एकदम नजदीक है। 2022 का चुनाव नजदीक है। 5 राज्यों में ये चुनाव होना है और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश से बड़ा नहीं है, कम नहीं है। देश की गद्दी जरूर बाकी के प्रदेश सब मिलकर के बनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों का फोकस इस समय उत्तर प्रदेश में ही है। और अब चूंकि ओबीसी जाग गया है और पिछले 2014 से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और सरकारें बना रहा है, इसलिए ये तय हो गया कि बिना ओबीसी के काम नहीं चलेगा। और यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी तरफ नजरें इनायत कर रही हैं। संसद में गतिरोध चल रहा था पेगासस को लेकर के, लेकिन जब केंद्र की सरकार ने ये बिल प्रस्तुत किया कि राज्य अपने अपने हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण का कोटा उसमें बढ़ा सकते हैं, तो अचानक से सारा विपक्ष एक हो गया और समर्थन कर दिया। पूरे संसद में किसी एक सांसद ने भी इसका विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी पूरा जमकर सपोर्ट किया। और इतना ही नहीं कहा कि बल्कि 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। और कह दिया कि 100 में 60 हमारा है, यानी कि आरक्षण 50% से बढ़ा करके 100% कर दिया जाए। अखिलेश ने संसद में बयान दिया कि संसोपा का ये नारा है 100 में 60 हमारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये पार्टियां सरकार में होती हैं तब इनको याद क्यों नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल पेश करके लोकसभा में गतिरोध तो समाप्त कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि नीट की परीक्षा पिछले कई सालों से हो रही है, वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, क्यों अब याद आई, क्यों अब नीट में रिजर्वेशन दिया गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के आरक्षण का घोटाले का आरोप लग रहे हैं, उसमें क्यों नहीं सुनवाई हुई। संवैधानिक संस्था बनाई मोदी जी ने कि जो पिछड़ों की संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने साफ कहा कि करीब 5,500 सीटों का घोटाला हुआ है, उस संवैधानिक संस्था की बात क्यों नहीं सुनी गई। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते क्यों नहीं किया। अब दत्तात्रेय होश बोले कह रहे हैं कि आरक्षण के वो प्रबल समर्थक हैं और आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक सबकी बराबरी ना हो जाए। तो फिर इससे पहले मोहन भागवत ने क्यों कहा था बिहार चुनाव से पहले कि अब समय आ गया है कि आरक्षण का पुनर्विचार किया जाए। तो क्या ये सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फायदे के लिए ये शोरगुल करती हैं और और सरकार बनने के बाद में वो सब भूल जाती हैं? क्या समाजवाद है, क्या न्यायवाद है, किसको क्या मिलना चाहिए? उनको अपना याद रहता है राजवाद, यानी कि उस पार्टी को राज करना है और किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है, इसके लिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन अब एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है पिछड़ों की और अखिलेश ने कह दिया कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा कीजिए। तो और सीमा बढ़ाने की बात की। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। तो क्या सीमा बढ़ेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूर होगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए जिससे कि ये पता चल जाए कि कितना किसकी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेकर के कांग्रेस ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक जनगणना भी करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। वो रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है।
2021 में जनगणना होनी है। कहा यह जा रहा है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि कोई कहता है कि 55% पिछड़े हैं, कोई कहता है 25% ब्राह्मण हैं, कोई बताता है कि 30% दलित हैं। तो ये इतना कंफ्यूजन है कि सब अपने अपने हिसाब से इसको कहते हैं। लेकिन जो पिछली जाति जनगणना हुई थी उसके हिसाब से पिछड़ों की तादाद 52% है। अगर हम उसी को मान लें तो ये एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां अब संजीदा हो चली हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वर्ग है जो सरकार बनाता है और सरकार बिगाड़ भी सकता है। अखिलेश यादव कल तक अपने आप पहले सरकार में थे, लेकिन सरकार जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला कि मैं भी पिछड़ा हूं। तो जब तक वो मुख्यमंत्री थे उनको नहीं पता था कि वो पिछड़े हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद जाने के बाद में उनको याद आया कि वो पिछड़े हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में सामाजिक चिंतक उदय यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे शशांक जी। शशांक जी, आज अखिलेश ने बहुत ही इमोशनल, बहुत ही शानदार भाषण दिया संसद के अंदर। दो बातें कही, सनसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पाए 100 में 60। दूसरी बात कही कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तीसरी बात कही कि सरकार अगर जातिवार जनगणना नहीं कराती है तो हमारे साथ जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। और ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि 50% का जो ये लिमिट है उसको बढ़ा करके 60% किया जाए। क्या कहेंगे आप? कमीशन की जो मूल रिकमेंडेशंस थी, जिसने जब लागू होते ही उस देश ने मंडल कमीशन को जब लागू हुआ तभी से बहस मंडल और कमंडल की शुरू हुई, और उसने आबादी के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण की मांग करी थी। और 52% 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्गों की संख्या मानी जा रही है, जबकि उसके बाद से और तमाम जातियां भी उसमें जोड़ी गई है। तो ये संख्या आज की तारीख में 55 से 60% अपने आप हो जाए। और जो सबसे बड़ी चीज है, 50% से एक टेक्निकल आधार पर, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि साहब ये व्यवहारिक नहीं है। हालांकि ईडब्ल्यूएस का 10% का सरकार ने रखा, वो मैटर भी अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये चीजें जो मूल रूप से आप चलोगे, इस देश के संसाधनों पर देश की जनता का अपने समाज के प्रोपोर्शनेट भागीदारी होनी चाहिए। ये सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है कि जातिगत जनगणना के बिना कि संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है, ये सच्चाई समाज के सामने नहीं आ सकती है। और कारण क्या है भाई, अगर आप जेल में देखते हो तो वहां पर आबादी के अनुपात से ज्यादा पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक दिखाई पड़ते हैं। अगर आप स्कूलों के ड्रॉप आउट्स को देख रहे हो तो 63% से ज्यादा दलित और पिछड़े ही IIT IIM से जो है ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। अगर आप रोहित वमिला के केस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी रूप में अपने को देखता है कि ये एक कहीं ना कहीं सब कुछ पाने के बाद भी ये वर्ग, वंचित वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं पर भेदभाव का शिकार आज भी हो रहा है, आजादी के 75-76 साल के बाद भी। इन परिस्थितियों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतनी लड़ाई के बाद जो बनी, तो जातिवार जनगणना एक जरूरी है। क्योंकि जब अभी रोहिणी कमीशन बैठा था तो उन्होंने भी डिस्कस किया कि जातिवार जनगणना के बिना कौन ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि जातिवार जनगणना हो और आबादी के प्रतिशत के हिसाब से पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। तो ये एक सैद्धांतिक बात और जो हमेशा से समाजवादी कहते आए। ठीक है,
ठीक है शशांक जी, समाजवादी कहते हैं क्या कहते हैं इस पे हम आपसे जरूर बहस कर चर्चा करेंगे। विकास जी, आपने जातिवार जनगणना कराई थी, क्रेडिट आपको जाता है, आपने तमाम चीजें की लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। जातिवार जनगणना कराई, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसको पब्लिश क्यों नहीं किया था? और 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी, पर रिपोर्ट सामने है और रिपोर्ट किसी सरकार की जेब में चली नहीं गई, कांग्रेस की सरकार ने उसको रख नहीं दिया। 2014 से 2019 बीत गया और 19 के बाद अब भी 7.5 साल हो गया मोदी सरकार को। जातिगत गणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बचने की स्थिति में रही और उत्तर प्रदेश के भी 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल चले गए और अभी पिछले 2 साल पहले जस्टिस राघवेन कमेटी ने आरक्षण को 3 पार्ट में बांटने की बात की, जिसमें से पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। जब सारी पिक्चर क्लियर है और सरकार की नीयत या भाजपा की नीयत क्लियर है, तो इसको लागू करने में क्यों थावर चंद गहलोत साहब ने उसको रोक दिया? जब 17 अनुसूचित जनजातियों को में शामिल करने की बात हुई, 17 अति पिछड़ी जातियों को, तो उसको रुकवा कर कहा ये कानून बनाने का हमें अधिकार है, इसलिए आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। आज चुनाव सिर पे है, 4 महीने बचे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अति पिछड़ों के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जिस बिरादरी से हैं वह वहां बिहार में वो अति पिछड़ी बिरादरी है, कुर्मी यहाँ पर ओबीसी में है, पर अति पिछड़ी। और इस बात को जरूर जानना जरूरी है कि पिछड़े में कुर्मी यादव उत्तर प्रदेश में कुछ जाट गुजर छोड़ के अति पिछड़ी में 53% वोट, करीब 600 से ज्यादा जातियां हैं पूरे भारतवर्ष में, 600 से ऊपर इनकी संख्या है। और 53% जो पिछड़े की बात हो रही है उसमें 4% 5% लोगों की जिनका आधार है, उन लोगों ने 4 बार सरकार बनाई, यादव जी लोगों की सरकार 4 बार बनी। इसके बाद भी अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय, सुरक्षा, उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? आज तक कहीं भी जनगणना को कांग्रेस ने करवा करके ये स्पष्ट कर दिया था, पर उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और 2022 में नई जनगणना कराएंगे। जो हो चुका है, जनता का करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया जा चुका है, उस जनगणना से लोगों की दशा दिशा, आर्थिक सामाजिक स्थिति, छुआछूत जिसको लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उन सारी चीजों का आकलन हो चुका है। पर केवल वोट बैंक की राजनीति कि हम वोट कैसे प्राप्त करें, अति पिछड़ों को गुमराह करने की। बिल्कुल ठीक करें आपने, बिल्कुल ठीक कहा विकास जी कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। केसी जैन साहब, क्या वाकई सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? ये सामाजिक न्याय का जो नारा है, ये क्या सिर्फ ढोंग है, सरकार बनाने के लिए है? पहली बात तो ये है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियां, कहीं पे वो ओबीसी में आती हैं, कहीं पे एससी में आती हैं, कहीं पे अति पिछड़े में आती हैं, कहीं पे सामान्य पिछड़े हैं, कहीं पे उनकी स्थितियां अच्छी, और संख्या भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियों की अलग अलग है। जैसे इसके पहले आप देखिए कि जो मराठा थे और लिंगायत संप्रदाय के लोग थे, तमाम सारे जाट और मराठाओं को लेकर के आंदोलन भी हुए, तमाम सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए रेल की पटरियां भी उखाड़ी और तमाम सारी बाधाएं पहुंचाई और बहुत सारे आंदोलन। उसमें मांग की गई कि हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग पिछड़ों में आते हैं, हम लोग दलितों में आते हैं। फिर क्या होता था कि कभी गेंद केंद्र के पाले में, कभी गेंद प्रदेश के पाले में। प्रदेश के पाले में जाना ही नहीं है, केंद्र को ही तय करना है ये। और देखिए अभी जो कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से कह रहे थे जनगणना को लेकर के कि हमने 2011 में जनगणना की, अगर आपने 2011 में जनगणना कर ली थी, 2014 तक आपकी सरकार है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने उसको ओपन क्यों नहीं किया? व्यवहारिक दृष्टिकोण डालिए, 4 से 5 साल लगता है जनगणना में 140 करोड़ लोगों के लिए। विकास जी, आऊंगा आपके बात में, पूरा मौका दूंगा आपको सवाल जवाब का। मतलब व्यवहारिक लोगों को सम्मिलित करने चर्चा में पहले जी, सारे लोगों को सम्मिलित करने चर्चा में पहले जी। अच्छा विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है और इसके बाद में जो इस तरीके की समस्याएं थी, देखिए हमें हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए और जो पीछे अगर किसी ने गलतियां की हैं तो उनसे सबक लेना चाहिए। आपने किया गलतियां की और लंबे समय तक जो मोदी सरकार ने ही गलतियां किया 4.5 साल। देखिए अगर आप दूंगा,
पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए तो जी। प्रदेश और केंद्र के विषय में ये जातियां जो इधर से उधर ढकेली जाती रही, ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? अब हमारी सरकार है, हमने एक अच्छा विधेयक लेकर के हम आए, इसका समर्थन कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, ये बताइए आप। ठीक है, सदन नहीं देखते, संसद नहीं देखते आप, संसद में केसी जैन साहब ठीक है, केसी जैन साहब बात हो गई आपकी। प्रोफेसर डी.आर. साहू जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब, आप बताइए, क्या ये शुद्ध रूप से राजनीति है? सामाजिक न्याय, पिछले 75 साल से सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तमाम सरकारें बन गई, प्रदेश की सरकार बन गई, केंद्र की सरकार बन गई, और आज भी हम वही उसी बहस पर अटके हुए हैं। इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। परिप्रेक्ष्य ये है कि जो आज़ादी है, आज़ादी का जो उद्देश्य है, वो जो स्वाधीनता की बात करते हैं हम लोग, तो उसके फ्रीडम को जब हम देखते हैं तो फ्रीडम किस लिए होता है, किसकी मतलब कहीं ना कहीं अनफ्रीडम है, कहीं ना कहीं भेदभाव है, कहीं ना कहीं असमान ढांचा है, और उसके लिए सामाजिक न्याय की बात आती है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज़ाद भारत में जब स्वाधीन होने के बाद हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें अवसर की बात आ रही है। इन अवसरों को देने के लिए, इन अवसरों की मुहैया करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में राष्ट्र और राज्य ने इस तरह का कदम उठाया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरक्षण की बात करते हुए मुख्य धारा में लाने का। इन मुख्य धारा को यदि हम देखें, हमारी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो जाति व्यवस्था, और उस जाति व्यवस्था को लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोगों ने इतने बेहतर तरीके से उसको एक औजार बना दिया कि जाति राजनीति को प्रभावित करने लगा और राजनीति जाति को प्रभावित करने लगा, और जातिवाद पनप रहा है। और आज भी उत्तर प्रदेश की 2022 में यदि चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं वही जाति एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में आता है, और उसी के आधार पे सारे राजनीतिक दलों ने सत्ता को हासिल करने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हम सब देख रहे हैं और जिसका नजीर हम देख रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे कांग्रेस की बात है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सबको हम जानते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि सामाजिक न्याय के लिए जो भी केंद्र ने समय समय पर पहल किया है, उसका वो एक ही उद्देश्य है कि मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और समाज में लोगों को लाके एक समता, समानता और सामाजिक न्याय दे, बराबरी, भागीदारी, साझेदारी की बात हो। जहां तक जाति की बात है, लेकिन जब जाति एक औजार बन जाता है, जातिवादी व्यवस्था के रूप में आता है, तो उसके आधार पर वो सत्ता की तरफ देखने लगते हैं, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल उससे छूटे नहीं। और इसी बात को लेके उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे ऐसे राज्य में, जैसे आंध्रा है, साउथ इंडिया में देखेंगे, कर्नाटका में है, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष राजनीति का एक हिस्सा बना है, और वो एक सत्ता और शक्ति के लिए करीब लेने का एक औजार बन गया है। तो इन सभी चीजों को यदि हम संदर्भ देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे वो 2007 देखिए, 2012 देखिए, 2017 देखिए और 2022 देखिए, लेकिन 2017 में थोड़ा सा आपने देखा होगा कुछ चीजें अलग थी, और उसमें एक था जिसमें आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास और एक भरोसा लेके एक करिश्माई नेतृत्व को संदर्भ में रखते हुए उत्तर प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री का उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये मतलब मुख्यमंत्री की चेहरा ना दे के भी जीता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें एक चीज आपने देखा होगा कि वहां पे एक भरोसा था, एक आशा थी, और उन सभी को देखते हुए वहां पे सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। अब इस बात को लेते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, भारत की राजनीति में देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आते आते विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों को एक समावेशी विकास की तरफ लेके अपना प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह से समाजवादी पार्टी भी प्रयास कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। और ठीक है सर, सारे राजनीतिक दल अब वही राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि जातिवादी राजनीति हो गई है और राजनीति जात की हो गई है, यही है। उदय जी हमारे साथ में सामाजिक चिंतक हैं। उदय जी क्या कहेंगे आप? सारे लोगों को आपने सुना। देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं कि राजनीति जातिवादी हो गई है। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के जस्ट बाद भी देश में जाति ही प्रधान रही और जाति ही प्रधान रहेगी। जाति का जो क्रम है ऊपर नीचे का, ऊंच नीच का, इसको तोड़ने के लिए ही आंदोलन हुए और आरक्षण आया। जब राम मनोहर लोहिया ने ये आंदोलन शुरू किया था 59 में,
तो उस समय यही मुद्दा खास था कि पिछड़ी जातियों के लोग सत्ता शासन में कहीं नहीं थे। आज जो दिखाई दे रहे हैं वो आरक्षण की देन है। साहू जी भी अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो 90 के बाद दिखाई दे रहे हैं। 90 से पहले जब आरक्षण नहीं था तो उत्तर प्रदेश के समाज में झांक के देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए कि साहू बिरादरी से कितने लोग नौकरियों में, सत्ता में, शासन में थे। ये इसलिए जरूरी है साहू जी, और मैं बाकी सबसे अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये जाति प्रधान समाज इतनी जातियों में बटा हुआ है कि जो आगे बढ़ना चाहेगा तो दूसरा उसे रोकेगा। परिणाम यह है कि जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाता है, पीटता है, उसका शोषण करता है। इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया समाजवादियों द्वारा, जो आज भी जारी है। 1990 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि कमलापत्र पार्टी ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 13 ब्राह्मण थे। 1969 से पहले उत्तर प्रदेश में एक भी पिछड़ी जाति का मंत्री, 1967 से पहले कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना था। ये इसलिए जरूरी है कि इसको जानना कि ये जातिवाद और जाति का शोषण दोनों अलग अलग है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, पूरा भारत जानता है कि जब मंडल की रिपोर्ट लागू की गई तो मंदिर का मुद्दा लेके आए। क्यों लेके आए सब जानते हैं। और कांग्रेस जब ये जनता पार्टी के समय में मंडल कमीशन आयोग बना तो जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस शासन में ही आई और दबी रही। जब बीपी सिंह ने लागू की थी उस समय भी कांग्रेस सहमत नहीं थी। आज भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश के बगल में जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें बन रही हैं, लेकिन वहां 27% आरक्षण आज भी लागू नहीं है। वहां 14% लागू है, जबकि वहां पिछड़ों की आबादी 60% से ज्यादा है। अब बात आ जाती है कि आज जो मुद्दा गरमाया है, आज मुद्दा इसलिए गरमाया है, बेहद जरूरी भी है, और गरमाया इसलिए है कि आप सब कह रहे हैं और वो सच भी है कि चूंकि चुनाव सर पर है। चुनाव सर पर है तो बीजेपी को पिछड़े चाहिए। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितनी पिछड़ी जातियां थी उनका अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, लेकिन 4 वर्ष के, 4.5 वर्ष के शासन में उनको वो संतोष नहीं मिला, वो फल नहीं मिला जिसके लिए वो वहां वोट देने गए और जिन उनको अपना माना। जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया कि 69,000 शिक्षकों के भर्ती में पूरा आरक्षण लागू नहीं हुआ जी। नीट में जो आरक्षण था, नीट में वो आरक्षण अभी लागू किया गया है क्योंकि चुनाव सर पर है। इसी समय ये किया गया है कि भाई राज्य जो हैं वो पिछड़ी जातियों को चाहें तो अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कश्यप बिंद मल्लाह का मामला चल रहा है। सब जानते हैं कि इतने वर्षों से वो लटका हुआ है, वो अनुसूचित जाति में शामिल होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव का समय है जी, तो ये काम इसीलिए लाया गया। इसलिए देखिए, समाज की गैर बराबरी खत्म करने के लिए जी और समता मूलक समाज बनाने के लिए जो इसकी कल्पना की गई थी लोहिया के द्वारा, जिसकी लड़ाई मुलायम सिंह या जयप्रकाश नारायण या लालू प्रसाद यादव ये 90 के दशक तक लड़ते रहे, और 90 के बाद जो बदलाव उत्तर भारत में आप देख रहे हैं वो उसी आंदोलन का देन है। ऐसा नहीं है, और ये नहीं है कि कोई एक जाति को शासन कर रही है। नहीं, 1959 से ये शुरू हुआ ये खेल और आज 2021 चल रहा है, अभी तक हम वहीं पर रुके हुए हैं। सवाल यही है, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पर आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार बन जाती है पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, तो उसके बाद फिर सरकारें अपनी मनमर्जी का काम करती हैं, फिर सब भूल जाती हैं, और जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय फिर से उनको जातियां याद आ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कब बनेगा समता मूलक समाज? चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर
इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज में डेली यूज में यूज करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फायदा है इसमें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम रुक करेंगे शशांक जी का। शशांक जी, अखिलेश जी को याद आ गया कि 50% से काम नहीं चलने वाला है और इसको 60% किया जाना चाहिए। ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो जातिवार गणना कराएंगे। सवाल ये उठता है, जब सरकार बन जाती है तब किसी को भी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, उसको ये सब इन सब चीज़ों की याद क्यों नहीं आती है? जाति सर्वे हो चुका है और उसी के आधार पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण, क्योंकि पंचायतों में लागू था, जिला पंचायत और प्रमुख के क्षेत्रों में, वो उसी रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण किया गया था कि कौन सी क्षेत्र। शशांक जी, हमने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। अब सवाल ये है कि जब 2012 से 2017 तक की आपकी सरकार थी, MY का आपका कॉम्बिनेशन था, उस समय आपको सामाजिक न्याय की याद क्यों नहीं आ रही थी? सर्वे तो हम ही ने कराया, जातिगत जनगणना ग्रामीण क्षेत्र की हम ही ने करवाई और आश्वासन था 2011 में। आप अगर याद हो, 2012 से 17 की आप बात कर रहे हैं, 2011 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि जातिगत जनगणना हो रही है। तो जब सेंट्रल कर रहा है जिसपे 4,893 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो पैरेलल जातिगत जनगणना की कौन सी जरूरत थी? जब एक तरफ केंद्र में सरकार कह रही है कि हम करवा रहे हैं, 2016 तक उसका काम चला, 2011 से नहीं, जातिगत जनगणना की बात अलग है, लेकिन तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि ये 50% कम है, इसको 60% करना चाहिए, सामाजिक न्याय का फार्मूला लागू करना चाहिए। की तो लगातार डिमांड चली, कंटिन्यूअसली डिमांड चल रही है और बड़ा स्पष्ट रूप से जब एक माहौल ये बना हुआ है
ये तो आज जाके जो कंसेंसस निकल के आई है, तो आज ओपनली बोला गया कि आप इस सीमा को बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि भारत। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं शशांक जी, सरकार जाने के बाद शशांक जी, सरकार जाने के बाद जब 5 KD को गंगा जल से धुलवाया गया, ये आरोप लगा रहे, खुद ही अखिलेश जी लगाते हैं, तब वो कह रहे हैं कि हमको अब लगा कि मैं पिछड़ा हूं। उससे पहले तो उनको ये याद नहीं आती थी कि वो पिछड़े हैं। हमारी समझ से हम अखिलेश जी के बयान के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। आपने बहस का मुद्दा अखिलेश जी का बयान नहीं रखा है। आपने अगर जातिगत जनगणना की बात को रखी तो पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद काउंटर सवाल करिए और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने जो एक सवाल किया। ठीक है, ठीक है, नहीं, आपसे अनुरोध यही करेंगे कि जवाब जरा छोटे छोटे हो, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला चल सके। मेरा छोटा सवाल नहीं, मेरा छोटा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है कि सरकार जाने के बाद अखिलेश को याद आया कि वो पिछड़े हैं, नेता हैं। केवल सिंपल सा इस सवाल का जवाब भी सवाल के रूप में है। नीट में 15% के आरक्षण कंटिन्यूअसली ओबीसी को मिल रहे थे। 2015 में आती है एक सिंपल सी रिट आती है, जिस चीज को आप कह रहे थे कि हम ही सब बैकवर्ड संगठनों ने मिलकर रिट सुप्रीम कोर्ट में लाए, जिसमें कि कोई स्टे नहीं है, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने उसको रोक दिया। बीजेपी की सरकार ने कहा चूंकि मामला पेंडिंग है। हाँ, नहीं, ये सवाल मैं केसी जैन से आपसे पूछूंगा, ये सवाल जनता का सवाल है, ये सवाल जैन साहब का आंसर जरूर देंगे उस पर जी। नहीं, ये सवाल आप केसी जैन साहब से भी पूछ सकते हैं। आरक्षण बढ़ाने की स्थिति में जो हमारा स्टेट का जो आकलन था, इसीलिए हमने 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में करने के लिए बाकायदा स्टेट से सरकार जो प्रस्ताव पारित किया। उससे पहले मायावती ने अपने विधानसभा में पारित करवा करके भेजा, अखिलेश जी ने पारित करवा करके भेजा, ये इसका पारित करवा करके भेजा, ये इसका जवाब तो विकास जी देंगे ना कि क्यों नहीं उसको शामिल किया। बात का जवाब दे रहा हूं कि यहाँ पर हमारी तरफ से सारे जो इंटेंशन जितने हम कर सकते थे अपनी तरफ से, हमने रैपिड जो है जाति सर्वे करा के आरक्षण जिला पंचायत वाले सिद्ध किया, वो हमारा कराया हुआ। हम ही ने 17 जातियों को जो मायावती जी के कार्यकाल में जो एक पहले था स्टे से रुका, लेकिन उसको हमने प्रस्ताव करके दोबारा भेजा। अरे सर शशांक जी, खाली लेटर लिख देना, विधानसभा में पारित करवा करके सेंट्रल को भेज देना, क्या यही ऐसे ही सामाजिक न्याय होगा या उनके लिए कुछ करने से होगा? आप ये बताइए, सरकार तो विधायी कार्य करेगी ना, जो विधायक जो विधेयक जी। शशांक जी, विधायी कार्य के साथ साथ में अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का विल पावर है तो वो उसको आसानी से कर सकता है, आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है, उसको तमाम दूसरे तरीके हैं उसको मजबूत करने के, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो बैकवर्ड फाइनेंस कमीशन बना हुआ था उसको एड दी गई, जो पिछड़ी जातियों के जो स्कॉलरशिप्स थी उनको बढ़ावा दिया गया, शुल्क प्रतिपूर्ति जो हमने दी। सरकार नहीं शशांक यादव जी, बार आपकी सरकार नहीं शशांक यादव जी। और मुझे ये बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का कोटा पूरा हो गया? नौकरियां करी गई, क्या उनमें कभी भी किसी में ये शिकायत आई कि कोटा पूरा नहीं किया गया? जितने भी रिक्रूटमेंट हुए, जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में जी विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये उसमें कहीं पर भी उसको जो है रोका गया, कहीं पर भी ये शिकायत आई कि कोटा पूरा नहीं हुआ? ठीक बात। हाँ विकास जी, ठीक बात। हाँ विकास जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। रही समाजवादी पार्टी के साथ, फिर इसके बाद बसपा भाजपा की सरकार रही, बसपा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, सपा की भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, भाजपा की भी सरकार थी। हुकुमचंद जैन कमेटी अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी। हुकुम सिंह जैन, सॉरी जैन साहब बैठे हैं तो जैन ही निकल गया। हुकुम सिंह कमेटी जो थी वो इसी कार्य के लिए बनाई गई थी, और हमने 11 राज्यों में यहाँ अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, पर माननीय मुलायम सिंह जी के बाद लेकिन विकास जी आपने उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। पे तर्क निकलते जाएंगे, पर नियत पे सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं, कुछ सवाल आपको देना पड़ेगा ना, सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। 1969 के जब 89 से पहले आपकी जब सरकारें बनती थी, आप खुद ही दावा करते हैं कि 4-4
ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री दिया, पिछड़ों का एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कर्नाटक में उदाहरण है, सिद्धारमैया साहब से लेकर और सबसे पहले निजलिंगप्पा साहब पिछड़ी बिरादरी से ही आते थे। सिद्धारमैया जी वर्तमान में भी आपने कर्नाटक में देखा। उत्तर भारत की बात कर लीजिए सरकार, उत्तर भारत में यूपी, बिहार, ये सारे प्रदेश आपके पास में थे। कम से कम आधे दर्जन मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं। तमाम सारे उदाहरण है, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो सही विषय से हट जाइएगा, उस पर गंभीर है कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने 2011 में आपने जनगणना करवाई और 3 साल थे आपके पास, जैन साहब सही करें, क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जाहिर किया आपने? 2016 में खत्म हुई है वो जनगणना। हाँ, 2016 में विकास भाई सही कह रहे हैं, 2016 में खत्म हुई। आप डिस्टर्ब मत करिए, पहले सुनना के धैर्य रखेंगे तभी सही बात जनता समझ पाएगी, क्योंकि हमारे आपके डिबेट जीतने का विषय नहीं है, जनता को सही बात जाननी चाहिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सदैव सक्षम रही और हमेशा यूपीए की सरकार में भी थी। ये आवाज जो आज ये जो कह रहे हैं 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का नियम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, जो लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं विकास जी, यहां से बसपा ने भी और सपा ने भी लिख करके भेजा, विधानसभा में पारित करा करके भेजा कि इन जातियों को ओबीसी में जोड़ा जाए। केंद्र ने कोई जवाब ही नहीं दिया उस पर, जबकि केंद्र के पास में पावर थी। जोड़ने की बात, आज पहले पूरी बात संदर्भ तो ले लीजिए, क्या कहना चाह रहा हूं सुन तो लीजिए। जो 17 जातियां थी, जब इसको अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात होती थी तो सदन में सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा की तरफ से विरोध करवाते थे। बसपा ने खुला विरोध किया, इनको अनुसूचित जाति में नहीं शामिल करना है। अति पिछड़ी जातियों के मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी बने हुए हैं। यादव के अलावा दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं बना। 4% वोट वो भी भाजपा ने तोड़ लिया, कि एक आदमी सपोर्ट करता था, दूसरा विरोध करता था। सपा सपोर्ट करती थी तो बसपा विरोध करती थी। ठीक है विकास जी, 55% अति पिछड़ी जातियों में 4% वाला मुख्यमंत्री बार बार बन रहा है, बसपा भी बन रही है। और ये जो 17 अति पिछड़ी जातियां समेत करीब 50% से ज्यादा जिनको 20% आरक्षण मिलना चाहिए था, जिनको नौकरियों में आरक्षण नहीं मिला, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार में तो अति पिछड़े सवाल उठने लगा है। हाँ, ये सवाल उठने लगा है कि 8% यादव या 11% यादव का ही मुख्यमंत्री क्यों, 20% का अल्पसंख्यक का मुख्यमंत्री क्यों नहीं, या कुर्मी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? सवाल ये भी उठने। जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आप 2014 से लगातार ये पिछड़े आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं आपकी। बीच में तो आपने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी ने जाति खत्म कर दी है, तो अब आपको जाति क्यों याद आ रही है? कि जहां पर भी सरकार की योजनाओं की लाभ की बात आती है, वहां पे जाति और धर्म को न देख करके आम जनता के लिए हमारे लिए जो योजनाएं हैं वो आम जनता को बराबर उनका लाभ मिल रहा है। दूसरी बात ये कहाँ मिला? देखिए ऐसे ज्यादा छात्रों को आपने वंचित कर दिया। 2017 से आपने नहीं दिया। ये आप अपने आप को क्या बहुत विद्वान साबित करना चाहते हैं? सच्चाई तो अखबारों में अभी छपी थी, 11,000 लोगों को आपने नीट में वंचित कर रखा। अगर आप कहें तो मैं जैन साहब से एक सवाल पूछ लूं। जैन साहब से कुछ सवाल विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जैन साहब से कुछ सवाल लेने हैं। जैन साहब, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आपने सब जगह काम किया, तो आज तक विश्वविद्यालयों में 90% एक ही वर्ग के केवल लोग प्रोफेसर हैं। का डाटा और आंकड़ा की बात है वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग शिक्षा में जो भी लोग पहुंचेंगे और खास करके जो वर्ग विशेष का आरक्षण है, जैसे 27% ओबीसी की बात है, तो ओबीसी के अंतर्गत जो भी जात का पहुंचेगा उसको लाभ मिलेगा। अब उसमें जातिगत तो नहीं कि इसी जात को इतना लाभ दिया जाएगा। अरे आप लोग गोल गोल घुमाते रहते हैं किसी। जैन साहब कभी कहते हैं विभाग के अनुसार से होगा आरक्षण मिलेगा, कभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, तो उसी में गोल गोल घुमाते रहते हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी के साथी और बसपा से और कांग्रेस के साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि 127वां संशोधन के साथ 342 ए और 366 26 सी में संशोधन करके संविधान में माननीय
मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अगर ये संशोधन ला रही है कि प्रदेश में अपने अपने प्रदेशों में जो जो जातियों को आप ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं, इसमें ये लोग नहीं, वो बात हो गई, उसमें तो सारे विपक्ष ने पूरा सपोर्ट कर दिया। केसी जैन साहब, अब सवाल ये है, जैन साहब सवाल सुन लीजिए, केसी जैन सवाल सुनिए। सवाल ये है, नीट में आरक्षण अभी मोदी जी ने दिया, इससे पहले जितने भी नीट के एग्जाम हुए उनमें उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? अब तक हजारों लोग वंचित रह गए। आप ही की सरकार ने मारा, किसी आप ही की सरकार ने मारा उनको, आपकी सरकार ने आतताई रावण की तरह काम किया। अभी हरियाणा में ये कानून ले आते, अगर ये कानून आप हरियाणा में आपकी सरकार ने, केंद्र में तो हरियाणा में मोहनलाल खट्टर की सरकार ने महिलाओं के साथ रेप तक किया है, आपने रेप तक करवाया है। देखिए मांग को लेकर आ गया है और आप अति पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बड़ी स्मार्टनेस से आप अति पिछड़े कांग्रेसियों की होशियारी रखी रह जाएगी। हो जा रहे हैं। मैंने आज देखा नहीं जाए। एक केसी जैन साहब से एक आखिरी सवाल लेना है मुझे। केसी जैन साहब रुकिए, विकास जी मैं आपके बताऊंगा दोबारा से, सारे लोगों को चर्चा में शामिल करने दीजिए। विकास जी, केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, केसी जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए मेरा। प्रधानमंत्री को मौत का तांडव क्यों करते रहे, क्यों मजा लेते रहे, क्यों? वो तो आपका काम है, वो तो सारी दुनिया जानती है, भाजपा यही काम करती है। केंद्र के पाले में क्यों जाती रही, आज तक क्यों नहीं ये लेकर के आए ये बिल? प्रदीप आप जी, अगर ये बिल लेके आ जाते, 2014 में जनगणना घोषित हो गई थी, जनगणना 2016 में जब उसका रिकॉर्ड आ चुका है, क्यों नहीं काम किया? भाग खड़े हो रहे हैं, विकास जी डर रहे हैं आप। विकास जी, ये बहस दो लोगों के बीच में नहीं होगी ना, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जैन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आप ये बिल लेके क्यों नहीं आए? कांग्रेस ये बिल लेकर विकास जी का ये बहुत जायज सवाल है, फिर आप लोग ने आज तक उस रिपोर्ट को दबा के क्यों रखा है? किस बात का डर है आप लोगों को? बिल लेके क्यों नहीं आए? आप पिछड़ी जातियों को वोट समझ के उनको गुमराह कर रहे हो। आपने 2016 तक कुछ नहीं किया। 2016 से 2022 तक कुछ भी नहीं किया। पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए एक कदम आप नहीं आगे बढ़े। विकास जी रुकिए भाई, विकास जी रुकिए, आ रहा हूं, शशांक जी आपके बताऊंगा। केसी जैन साहब, सवाल ये है, विकास जी आ रहा हूं, शशांक जी आ रहा हूं आपके पास जी। अच्छा शशांक जी अपनी बात रख लीजिए। जैन साहब रुकिए, एक मिनट आ रहा हूं भाई। संगठन को रोक रहे थे, आरएसएस को रोक रहे थे, आरएसएस के आतंकियों से लड़ रहे थे, देश के टुकड़े करने। शशांक जी, इसीलिए जनता हमारे साथ थी। विकास जी भाई रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। जैन साहब, केसी जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए भाई, केसी जैन सवाल सुन लिए। राष्ट्रवाद, केसी जैन साहब डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। चित्रकूट में जिस दिन मोदी आरक्षण की वकालत कर रहे थे, उसी दिन शाम को चित्रकूट आरक्षण को विरोध कर रहे थे। ठीक है, हो गई, ठीक है, हो गई बात आपकी। शशांक जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जैन साहब एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, खत्म हो गया? अरे जैन साहब, इंजन की सरकार है आपकी, मैं कह रहा हूँ, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग क्यों बोल रहे हैं? जैन साहब एक मिनट, गुमराह कर रहे हैं। जैन साहब गलत डेटा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सरकार थी तो आप जवाब देंगे ना। विकास जी आप भी रुकिए भाई, विकास जी रुक जाइए भाई जी। अरे जैन साहब, अरे प्रेम आज जागा है आपको समाजवादी पार्टी का, और आप कांग्रेस को समर्थन कर दे 10 साल तक। सुनिए सुनिए,
भाई जैन साहब, अब ये बहुत नाइंसाफी है। आपकी डबल इंजन की सरकार है तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। विकास जी रुकिए भाई, विकास जी आप क्या लगातार आप ही डिबेट करेंगे भाई, थोड़ा रुक जाइए, आपके पास आऊंगा। विकास जी अनुरोध है आपसे, आप थोड़ा शांत हो जाइए। जैन साहब आप रुकिए भाई। जी शशांक जी अपनी बात रख लीजिए। तरीका होता है कि यहाँ पर हम जैसे, एक मिनट विकास भाई, यही वो स्थिति हुई है कि आपकी और जैन साहब की बहस में हम लोग को स्पेस नहीं मिल पाता, आप अपने में करते रहते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, नहीं सिंपल सी बात, दोनों साथी जैन साहब भी और आप भी एक चीज को मिस कर रहे हैं। ये बिल लाने वाली कोई बात ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए और स्टेट से ओबीसी डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसलिए मजबूरी में ये बिल लाया गया है और इसीलिए सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। मैं तो केवल प्रदीप जी एक बात खाली जो मैं कह रहा हूँ दोनों साथियों से, कांग्रेस से भी कहना चाह रहा हूँ और भाजपा से भी कहना चाह रहा हूँ कि शशांक जी आपसे एक सवाल है। जैन साहब, आपसे जैन सवाल है, ये भाई साहब गलत व्याख्या कर रही है। जैन साहब गलत व्याख्या कर रहे हैं। जैन साहब जब आप समर्थन कर रहे थे कांग्रेस का, सब लोग आप शांत हो जाए। प्रोफेसर डी आर साहू साहब, क्या लगता है ये राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से उलझाती रहती हैं और चुनाव निकल जाता है, उसके बाद सामाजिक न्याय समाप्त हो जाता है? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की सभी राजनीतिक दलों की ये वास्तविकता है, हर किसी को जातिगत अस्मिताओं से अपनी सत्ता और शक्ति की तरफ जाने की एक लालच है और एक उसके द्वारा ही जा सकता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जो अभी जो मंत्रिमंडल बना, उसमें आप देख लीजिए, उसमें जो प्रतिनिधित्व है उसको आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जातिगत अस्मिताओं को उभारने के लिए विकास को कहीं पीछे रख के खाली जातिगत अस्मिताओं को लेके चले और केवल राजनीतिक सहभागिता या केवल मुख्यमंत्री बनने से क्या हमारी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी यदि चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, क्या उनकी जो समुदाय की उनकी जो विशेष बिरादरी के लोग हैं क्या वो ऊपर आ गए हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने की मतलब है केवल इसको लेके एक राजनीतिक दल एक नेतृत्व के आधार पे एक विशेष जाति के लोग आ जाते हैं तो हाँ एक रुचि बनता है, एक उत्साह बनता है। बात वो नहीं है, बात ये कि समाज के उस बिरादरी, उस समाज सोशल कैटेगरी और विशेष जाति के लिए कार्य करने की बात है, उनको विकास के रास्ते में लाने की बात करें। तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2017, 2007, 2012 और 2022 में भी जो होने जा रहा है, कहीं ना कहीं एक जातिगत राजनीति के समय में, चुनाव के समय में ये काफी मजबूत हो जाता है। और उसके बाद उसी तरह से आपने देखा होगा राजभर जी का कहानी, उसी तरह से आपने देखा होगा निषादों की कहानी, और उसके बाद नहीं सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे, चाहे राजभर हो या निषाद हो या कोई भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे साहू साहब आप। जी उदय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं जैन साहब से ये पूछना चाह रहा था, जैन साहब जो बार बार कह रहे थे कि वो विकास जी ने कहा कि वो 16 में रिपोर्ट आई थी जाति जनगणना की और जो दबा ली गई और बीजेपी ने उसे जारी नहीं किया। लेकिन वो तो चलो छोड़िए, आज भी बीजेपी यानी खुलकर नहीं कहती है कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं और 2021 में जाति जनगणना कराएंगे। 2018 में राजनाथ सिंह ने एक बयान में ये बात कही थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या अभी भी कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है? सीधा सवाल। तो बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे कि वास्तविक स्थिति पता चल सके। भैया जनगणना हो चुकी है, सारे रिपोर्ट रखे, सार्वजनिक करिए। अरे सार्वजनिक क्या करें? आपने जनगणना ही गलत कराई, आपने जनगणना कराई। दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के बारे में विकास जी आप लगातार डिबेट करेंगे तो जैन साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। जैन साहब का पूरा जवाब आ जाने दीजिए। जो लोग कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं, जवाब दीजिए, शहीदों की मौत पर अपना बूथ सबसे मजबूत करते हैं, जो लोग देश में गद्दारी करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करा है 9 अगस्त 1942 में आरएसएस के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया।
महतो जी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। केसी जैन साहब, सवाल मेरा यह है, आप पर यह भी आरोप लग रहे हैं मोदी जी के जितने भी सचिव हैं, कैबिनेट सचिव से लेकर के नीचे तक, वो सारे के सारे एक ही वर्ग से आते हैं। विकास जी सवाल पूछने दीजिए भाई। विकास जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। जैन साहब, सवाल यह है, विपक्षियों का यह आरोप है कि आपने ओबीसी की सरकार बना दी, 27 मंत्री रख दिए, लेकिन जितने भी सचिव और कैबिनेट सचिव हैं वो सब एक ही खास वर्ग के हैं, इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं को करना है योजनाओं का। आदेश देना मंत्रियों का काम है, और मंत्री जो आदेश देंगे उसका अनुपालन होगा अधिकारियों का, और उसको धरातल पर उतारना आईएएस अधिकारियों का काम है। कार्यनीति और उसका अनुपालन सारी चीजें सचिव थोड़ा बना लेंगे। अगर ऐसा हो तो मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या है? फिर ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा क्यों मांग करती है कि नहीं ओबीसी का मुख्यमंत्री हो? और क्योंकि मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो तो चीफ मिनिस्टर होता है ना। अगर मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ मिनिस्टर है तो उसकी मांग फिर क्यों कर रहे हैं वो कि ये ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, और जो जिनका गठबंधन कांग्रेस बना रही थी। जैन साहब जल्दी से बता दीजिए, आपका फाइनल कमेंट है ये, क्या जातिवाद जनगणना भाजपा कराएगी? जातिगत आधार पर बनती है। जब आरक्षण जातिगत आधार पर है, जब लोगों को लाभ जातिगत आधार पर मिल रहा है, तो वास्तव में देश की आजादी के 75 साल के बाद किस जात की क्या स्थिति है, ये आकलन होना चाहिए। तो 2016 में तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ कराया। 2016 से 22 तक क्या कर रहे थे? ठीक है भाई, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। सवाल यही है जो साहू साहब ने कहा कि जब चुनाव आता है तो जातियों की राजनीति हो जाती है और राजनीति पूरी जाति पर हावी हो जाती है, लेकिन चुनाव के ठीक बाद सब भूल जाते हैं और अपनी सरकार में मस्त हो जाते हैं। ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये अमूमन हर पार्टी का यही हाल है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल से है और उसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन तब उनको सामाजिक न्याय की याद नहीं आती है। और जब चुनाव आता है तो अचानक से सबको सामाजिक न्याय याद आने लगता है, सपने में भी दिखाई देने लगता है। आखिर ये कब होगा सपना पूरा, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और ये हम यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।